दोस्तों, एनवीएल के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम इसराइल और फिलिस्तीन के संबंध में भारत की विदेश नीति की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आयु के आगे किसी की नहीं चलती। इसने मोदी जी का क्या हाल किया है, आप इस वीडियो में देखें। ये एक बढ़िया साइकिल का समय में से भारत आज गुजर रहा है। हाँ तो दोस्तों, इस ओर में इंसान को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि मोदी जी का दिल है कि मानता नहीं, इसलिए उन्होंने हमास के हमले से परेशान होकर फौरन ट्वीट कर दिया और इसराइल के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के साथ अपने पूर्ण समर्थन की घोषणा भी कर दी। इस पर किसी ने समझाया कि प्रधान जी, इस आपदा में अवसर प्राप्त करो और सर्जिकल स्ट्राइक की तरह फायदा उठाकर 5 राज्यों के चुनाव जीत जाओ। मोदी जी ने सोचा, पिछले 20 वर्षों में कोई ऐसा काम तो किया नहीं कि इस पर मध्य प्रदेश में वोट मांगा जा सके, और न केंद्र सरकार के जन कल्याण का कोई काम किया है। इसलिए मोदी मीडिया की एक टीम को इसराइल भेज दिया। इसके बाद नेतन्याहू से फोन भी करवा लिया, संचार माध्यम में उसका प्रचार खुद ही कराया, ताकि जब इसराइल को विजय श्री प्राप्त हो तो उसका श्रेय ले सकें और गोदी मीडिया इसे मोदी की जीत बताकर पेश कर सके। परंतु ये सपना साकार नहीं हुआ। आज 40 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसराइल कोई कैदी नहीं छुड़ा सका। उल्टा इसराइल की अंधाधुंध बमबारी से बच्चे, बूढ़े और औरतों की मृत्यु मुख में जाने लगे तो पूरी दुनिया में इसराइल की बदनामी होने लगी और इसके साथ समर्थन की भी आलोचना होने लगी, जिसमें मोदी जी भी शामिल थे। इसलिए खुद को बदनामी से बचाने के लिए नए अवसर की प्रतीक्षा शुरू हो गई। इसराइल ने बस्तियों के बाद अस्पतालों पर भी बम बरसाने शुरू किए और अल अहली अस्पताल के भीतर बड़ी संख्या में बच्चों को मार डाला। तो मोदी जी ने फिर से इस अवसर का उपयोग करके नरसंहार की भर्त्सना कर दी। इस पर दिल नहीं माना तो महमूद अब्बास को स्वतः फोन करके खेद व्यक्त कर दिया। इस प्रकार पहली गलती की किसी न किसी हद तक भरपाई हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त तक भक्त खूब उछलने कूदने लगे थे। सोशल मीडिया में बड़ा हंगामा बरपा हो चुका था। संघ के लोग उसी प्रकार इसराइल का समर्थन कर रहे थे जैसे किसी जमाने में इन लोगों ने यहूदियों के हत्यारे हिटलर का समर्थन किया था। इसका अर्थ ये है कि संघियों को यहूदियों या जर्मनी से कोई मतलब नहीं है। दुनिया में जो कोई अत्याचार करता है, ये लोग उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। ये नेताजी की तरह हिटलर की मदद से अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़े, बल्कि उनकी मुखबिरी करने लगे। इनसे माफ़ी मांगकर जीवन भर आज्ञा अनुसार गुलामी करने का वचन दे दिया और उसे खूब निभाया। यही इनका डीएनए और इनकी परंपरा है। समय के साथ मोदी की समझ में आ गया कि न तो इसराइल उतना शक्तिशाली है जितना कि वो समझते हैं, और न हमास इतनी कमज़ोर है कि जितना उन्हें बताया गया है। इस बीच 28 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में युद्ध विराम को लेकर एक प्रस्ताव आया। मोदी जी ने उस समय बीच का रास्ता अपनाया, यानी तटस्थ रहे। उनकी इस निष्क्रियता ने इसराइल और फिलिस्तीन दोनों को निराश कर दिया। इसराइल को अपेक्षा थी कि भारत उसका समर्थन करेगा, इसलिए नेतन्याहू ने कमाल नमक हरामी दिखाते हुए खुलकर मोदी सरकार की आलोचना कर डाली। अब मोदी सरकार न इधर की रही न उधर की रही। ये दूसरी गलती थी। अब प्रधानमंत्री इस गलती को प्रायश्चित का इंतजार करने लगे। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र में दूसरी बार महाअधिवेशन के अंदर इसराइल के कब्जे के विरुद्ध एक प्रस्ताव आ गया। इस बार तो अमेरिका, कनाडा और हंगरी को छोड़कर केवल 4 ऐसे नामालूम देश थे जिनका के कोई नाम भी नहीं आता इसराइल के समर्थन में। इसराइल को झटका देने के लिए उसके परम मित्र ब्रिटेन और फ्रांस ने भी उसका साथ छोड़ दिया। इस आपदा में अवसर निकालकर मोदी जी उन 145 देशों में शामिल हो गए
जिन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन किया था। मोदी जी को तो करना था, उन्होंने कर दिया, लेकिन अब भक्तों के लिए समस्या ये है कि करें तो करें क्या और बोलें तो बोले क्या। इसलिए कि पहले इस्राइल के समर्थन से मोदी खुश होते थे, अब वो खुद उसका विरोध कर रहे हैं। भक्तों का ये हाल है कि वो मोदी जी को छोड़कर भारत की आलोचना करने वाले नेतन्याहू का समर्थन कर रहे हैं। इस्राइल के विरुद्ध वोट देकर मोदी जी ने अमेरिका बहादुर को भी नाराज कर दिया। 2+2 डायलॉग के अधीन अमेरिका और भारत के बीच हर वर्ष विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक होती है। फिलिस्तीन की धरती पर इस्राइली आक्रमण के चलते इस बार उस बातचीत का महत्व बहुत ज़्यादा था। वैसे तो 2x2 का उद्देश्य चीन के प्रभाव को कम करना है, परंतु इसके कारण भारत को रूस से दूर करने का भी प्रयत्न किया जाता है। इस बार अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने एस जयशंकर और राजनाथ सिंह को समझाया कि संयुक्त राष्ट्र में जो है वो इस्राइल का विरोध न किया जाए, लेकिन नतीजा उसके विपरीत निकला। इस बार अमेरिका के साथ इस्राइल को भी जोर का झटका धीरे से लग गया। सच तो ये है कि इस झटके से जितना वो दोनों परेशान हैं, उससे बड़ी परेशानी भक्तों को है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर प्रधान जी को क्या हो गया, वो अत्याचार पीड़ितों का साथ क्यों दे रहे हैं। ये तो आरएसएस की विचारधारा और परंपरा के खिलाफ है, लेकिन वो नहीं जानते कि मोदी जी को संग नहीं देश चलाना है। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अरब देशों से आती है। उन लोगों ने अगर अपने देश के भारतीयों को लौटाना शुरू कर दिया तो बेरोजगारी की सुनामी आ जाएगी। इसलिए वो अपनी सद्बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं। पहली बार उन्होंने चुनाव से ऊपर उठकर न्याय संगत निर्णय लिया है। हम अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में भी वो ऐसे ही अच्छे फैसले करेंगे, ताकि अगले वर्ष चुनाव हारने के बाद लोग बाग उनके कम से कम 2-4 अच्छे कामों से उन्हें याद करें, वरना गुजरात के दंगों और अडानी की उमंगों के सिवा उनके झोले में कुछ नहीं है। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय पर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।